हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सैनिक संगठन से संबंधित जो है यहाँ पर देखेंगे, वो भी सल्तनत प्रशासन से संबंधित जो है वीडियो यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो जिसमें हम सैनिक संगठन को यहाँ पर देखेंगे। सल्तनत का सैन्य संगठन तुर्की व मंगोल पद्धति पर आधारित था। सैन्य विभाग को दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था। दीवान-ए-अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। इसका प्रधान आज़िर-ए-मुमालिक था। सेना का प्रधान सेनापति सुल्तान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता प्रदान किया। केंद्रीय सेना जो है हश्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहलाती थी। जो केंद्रीय सेना थी, सेंट्रल आर्मी, उसको हश्म-ए-कल्ब और कल्ब-ए-सुल्तानी कहलाती थी। प्रांतीय सेना जो है अतरफ कहलाती थी। प्रांतीय सेना को क्या कहते थे? हश्म-ए-अतरफ कहलाती थी। शाही घुड़सवार कल्ब कहलाते थे। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक शमसी घुड़सवार कहलाते थे। सैनिक दो प्रकार के होते थे, वजहिस या मुरतब स्थायी सैनिक और अस्थायी गैर बजहिब। सेना के प्रमुख तीन भाग होते थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। सल्तनत की व्यवस्था सैन्य व्यवस्था की शुरुआत खिलजी काल से होती थी। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सीमा को खास खेल कहा जाता था। खिलजी काल से मंगोलों में प्रचलित सैनिक वर्गीकरण वाले शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे कि अमीर-ए-दह 10 सैनिकों का सेनानायक, अमीर-ए-सदा 100 सैनिकों का सेनानायक, अमीर-ए-हजार 1000 सैनिकों का सेनानायक, अमीर-ए-तुमन यानी कि 10,000 सैनिकों का सेनानायक। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था और उसे ही सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में अपनाया गया है। बर्नी ने दशमलव वर्गीकरण को दूसरे ढंग से स्पष्ट किया है। सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल थी और सबसे बड़ी जो है खान होती थी। खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था, अतः खान सुल्तान के बाद जो है सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। सरखेल, अब यहाँ पे एक क्रम दिया है, तो सरखेल, फिर सिपाह सलार, फिर आमिर, फिर मलिक, फिर है खान और सुल्तान। सुल्तान सबसे बड़ा है, सरखेल सबसे छोटा था, फिर उसके बाद सिपाह सलार, फिर है अमीर, अमीर के बाद है मलिक, मलिक के बाद है खान और खान के बाद है सुल्तान। तो ये क्रम जो है एग्जामिनर जो है यहाँ से पूछ सकता है सिर्फ 4 को लेके। सुल्तान तो सबको पता है कि हाँ भाई सर्वोच्च होगा, तो इसको हटा के ये भी क्रम जो है पूछ सकता है। तो याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। सरखेल जो है 10 घुड़सवारों का प्रमुख होता था। सिपा सलार 10 सरखेल, सब में 10 आ जाएगा, यानी 100 घुड़सवारों का। अमीर जो है 10 सिपा सलारों का, 1000 घुड़सवार। मलिक जो है 10 अमीरों का प्रमुख होता था और खान जो है 10 मलिकों का प्रमुख घुड़सवार होता था। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को सरखेल कहते थे। तो ये है कुछ। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया और जिसे सरे जानदार कहते हैं। बलबन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया था। बलबन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया था सल्तनत टाइम पर। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने व सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की थी। तो यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैनिकों की सीधी भर्ती व नगद वेतन देना शुरू किया।
तथा एकता प्रदान करने की प्रथा बंद की। अलाउद्दीन के समय एक पैदल सैनिक को 78 टन का जो है वार्षिक एवं घोड़ा रखने वाले सैनिकों को 234 टन का वार्षिक तथा 2 घोड़े रखने वाले को 78 78 टन का वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। अलाउद्दीन के समय कुछ मुख्ता सैनिकों के वेतन से कमीशन काट लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इस प्रथा को समाप्त किया। वह सैनिकों के वेतन रजिस्टर की जांच करने लगा। सैनिकों का वेतन रजिस्टर वसीलात ए हश्म कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना के साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था। फिरोज तुगलक ने सैनिक पदों व एकताओं को वंशानुगत कर दिया। अब वृद्ध व अक्षम सैनिक अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद अथवा दास को भी निरीक्षण के लिए भेज सकते थे। उसकी सेना में गुलामों ने फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। दिल्ली सुल्तानों में किसी ने भी तोप खाने का निर्माण नहीं किया था। भारी पत्थर फेंकने वाले शिला प्रक्षेपास्त्र, चरख और मदऋषि, मंजिका, मजनिक और अराडा एवं कुश कंजिर थे। तो यहाँ पर भारी पत्थर फेंकने वाले शिला प्रक्षेपास्त्र जैसे कि चरख, मदऋषि, मजनिक, अराडा एवं कुश कंजिर थे। गरगज, सबत, पाशेप का प्रयोग किलों को तोड़ने में किया जाता था। तो ये किलों को तोड़ने के लिए ये वाली जो है चीजों को इस्तेमाल करते थे, जिससे जो है किले टूट जाया करते। और किलों का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? बलबन को जाता है। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था को। तो इस्लामी कानून में 4 स्रोत हैं: कुरान, हदीस, हजमा। इसको देखते हैं। इस्लामी कानून के 4 स्रोत हैं। सबसे पहला है, अभी चौथा भी देखेंगे। चौथा जो होगा वो होगा कायस हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। इस्लामी कानून के 4 स्रोत हैं। कुरान, ये मुस्लिम कानूनों का प्रमुख है। सबसे ऊपर कुरान है, फिर उसके बाद हदीस आ जाता है। कुरान मतलब सीधी जो यहाँ इस्लाम धर्म के संस्थापक है, उन्हीं के विचार हैं, उन्हीं के सब कुछ चीजें हैं, इस तरह से समझिए। हदीस जो है पैगंबर की कथनों, उसके बाद जो पैगंबर हुए हैं, पहले तो मेन व्यक्ति होगा, फिर उसके बाद जो है समकक्ष जो है बनते जाएंगे, तो उसको पैगंबर जो है कहा गया। तो पैगंबर की कथनों को हदीस। इज्मा जो है इसमें मुहद्दिद द्वारा व्याख्या किए गए कानून होते थे। इन कानूनों को अल्लाह की इच्छा का रूप माना जाता था। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाले विधिवेत्ता जो हैं कानून की व्याख्या करने वाले मुजद्दिद कहलाते थे। ये शब्दावली काफी इम्पोर्टेंट है। कुरान और हदीस जो है बहुत पता होगा, इज्मा याद रखना है। और लास्ट वाला जो है वो है कायस। इसमें तर्क द्वारा जो है कानून की व्याख्या की गई है। मतलब इसमें तर्क दिए गए हैं। तो 4 ही इम्पोर्टेंट है। आगे है, काजी व मुफ्ती की मदद से मुकदमों का निर्णय होता था। मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे, जिनके आधार पर काजी न्याय करता था। सुल्तान सर्वोच्च अपील का न्यायालय था। इसके नीचे सद्र जहां काजी उल कुजात होता था। इसके नीचे नायब काजी या आदिल होते थे। प्रांतों में भी काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी एवं मुफ्ती का पद जो है प्राय वंशानुगत होता था। इस्लामी धर्मशास्त्र को फिकह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशास्त्र को फिकह। उद्योग एवं व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। बढ़नी 2 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख करता है। पहला है करवानी अथवा नायक, और ये अनाज का व्यापार करते थे। फिर दूसरा है मुल्तानी, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे। मुल्तानी मतलब लंबी दूरी का व्यापार करना। करवानी जो है वो अनाज का व्यापार करते थे। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारत व
अरब के बीच जो है व्यापारिक संबंध बढ़ा। तबकाते नासिरी में विभिन्न चौकियों का उल्लेख मिलता है जहां व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था। मुल्तान व देवल प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। देवल, कालीकट एवं भड़ौच अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थे। खंबात, अल्हिंदबाड़ व देवगिरी भी व्यापारिक केंद्र थे। बंगाल के सोनारगांव एवं मुर्शिदाबाद जो है कच्चे रेशम एवं मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। दौलताबाद हीरे, जवाहरात एवं मोतियों के व्यापार तथा अहमदाबाद पटोला कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अलहिंदबाड़ जो है अलहिंदबाड़ गुजरात व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। तो आज भी जो है गुजरात में जितने लोग हैं ज्यादातर व्यापारी ही हैं और उस समय भी था। दाओल, दाओल मतलब देवल बंदरगाह का तांबा आता था। रिंदर, रंदेर से बंदरगाह जो है गुजरात और चीन एवं मलाया से विभिन्न वस्तुएं आती थी। खंबात जो है रेशम के लिए तथा देवगिरी जो है रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। चावल, बंगाल भी चावल व रेशम के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री माहुआन बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। आयातित वस्तुओं में घोड़े, अस्त्र शस्त्र व दास, सूखे मेवे व फल प्रमुख थे। इब्न बतूता एवं मार्क पोलो ईरान व तुर्किस्तान से घोड़े के आयात का उल्लेख करता है। निर्यातित वस्तुओं में सूती वस्त्र प्रमुख था। लाहौर व बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे। लाहौर से इस्पात का निर्यात भी होता था। धार गेहूं एवं पान के लिए प्रसिद्ध था। धार जो है एक जगह का नाम है जो गेहूं एवं पान के लिए प्रसिद्ध था। सर्वाधिक आयात घोड़ों एवं दासों का होता था। घोड़े और दास। मुल्तान विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। तो मुल्तान जो है विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। अब आता है यहाँ पर सल्तनत काल में तकनीकी विकास। तो ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। सल्तनत काल में तकनीकी विकास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत में चरखे का चलन 12वीं और 14वीं सदी के बीच हुआ। चरखे का प्रथम साहित्यिक प्रमाण इसामी की फुतुह उल सलातीन में मिलता है और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चरखे से वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्रांति आई 1350 में मिलता है। फतह उल सलातीन जो है 1350 की है और चरखे से वस्त्र उद्योग में क्रांति आई थी। तो चरखे का चलन 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच हमें देखने को मिलता है। चरखा जिससे जो है धागे वगैरह जो है बनाए जाते थे, पतले ट्विस्ट किए जाते थे, वही चरखे थे जो गांधी जी चलाते हैं। लेकिन गांधी जी से पहले जो है 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जो है ये प्रचलन में आया और हमारे उद्योग बस खास तौर पर वस्त्र उद्योग में क्या हो गई, क्रांति आ गई। क्रांति आने की वजह से हमारा वस्त्र उद्योग इतना बढ़ा कि अंग्रेज तो सिर्फ वस्त्र उद्योग के उसमें ही यहाँ पर इन्होंने शासन कर डाला। इरफाम हबीब के अनुसार जो है चरखा प्राचीन भारत में 12वीं शताब्दी में ईरान से आया था। तो यहाँ पे हिस्टोरियन है इरफाम हबीब, वो ये कहते हैं कि चरखा जो है 12वीं शताब्दी में आया भारत में और ये ईरान से आया। हिटनी, जिन या नददाफ ए या पिंजड़ यानी धुनिया, रुई निकालने का औजार। धुनिया जो है रुई निकालने का एक औजार है। तो कॉटन होता है इस तरह से, इसके बीच में जो है रुई लिपटी रहती है और इसके इसके अंदर एक बीज होता है, उसको निकालने के लिए ये धुनिया, जिसको हमने यहाँ पर क्या कहा है, पिंजड़ कहा है और दाफ नददाफ कहा है। ये एक औजार था जिससे ये जो बिनौले हैं मतलब जो रुई है निकालने का काम करते थे। करघा, करघा आपको पता होगा कि यहाँ पर करघे से वस्त्र की बुनाई की जाती थी। पैरों से चलने वाले चरखे का पहला चित्र, पैरों से चरखा चलाया जाता था। तो कभी भी आप जैसे आप बनारस जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिल्क की साड़ियाँ कैसे बनती हैं वो आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो वहाँ पर भी आप चरखा आपको मिलेगा, वहाँ पे हाथ से भी बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है चरखे, ये वही चरखे हैं जो पहला चित्र हमें मिलता है
जू फुजाला से फुजाला में हमें सबसे पहले चरखे का चित्र मिलता है। दिल्ली सल्तनत में रेशम के कीड़े पाले जाने और कालीन की बुनाई जो है प्रचलन शुरू हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वस्त्र क्रांति हुई थी। तो याद रखिए वस्त्र क्रांति कौन से सल्तनत पीरियड के टाइम में हुई थी? तो क्रांति अलाउद्दीन के उसमें भी क्रांति शब्द जोड़ा जाता है। तो क्रांति जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुई थी। आबदार खाना जल से संबंधित कारखाना एवं पायगाह अश्वशाला थी। तो ये जल से संबंधित कारखाना था। नफर ऊंटों के कारखाने थे। नफर जो है वो ऊंटों के कारखाने थे। आबदार खाना मतलब अश्व घोड़ों से कारखाने थे। कूर खाना यानी शाही शस्त्रागार। भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 1223 से लेकर 24 की है और वो गुजरात में मिली है। तुर्कों ने भारत में 13वीं सदी में कागज निर्माण की तकनीकी का प्रसार किया। अरब में कागज निर्माण की विधि जो है चीन से आई थी। कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। अब रहट से भी जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तकनीकी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप बिना करके और पूरा आराम से, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो फैक्ट है वो दिमाग में एकदम छप जाए। अब रहट है जिसको सकिया बोलते हैं। रहट जिससे पानी निकाला जाता था। तो पुराने समय में बहुत जैसे वो एक मूवी आती है जिसमें वो बैलों के गले में जब घुंघरू, वो जो है पूरा पश्चिम वाली जो है उसमें भी रहट का जो है दिखाया गया है। और भी बहुत सारी मूवी है, मुझे बस अभी यही याद आई है, इसलिए मैंने बताया कि वही रहट था। पर्शियन व्हील भी कहा जाता है। रहट के प्रचलन का यद्यपि प्रथम उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। कहाँ मिलता है? बाबरनामा में, यानी कि मुगल काल में 16वीं सदी में मिलता है। संभवतः रहट का प्रचलन जो है 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ होगा। बाबर के समय मिला है तो ऐसा नहीं है कि बाबर ही लेकर आया, उससे पहले रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। यद्यपि पूर्व मध्यकालीन ग्रंथों में इसको अरगट्टा नाम से उल्लेख मिलता है। और रहट में गियर जो है प्रणाली गियर सिस्टम जो है होता था। रहट का प्रयोग गहरे कुओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने के लिए किया जाता था। सिक्कों की संख्या व गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की। फिरोज तुगलक के काल के समय सूचक उपकरणों का प्रयोग भी हुआ। फिरोज तुगलक के शासनकाल में साबुन निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका उल्लेख अज्ञात लेखक के पुस्तक सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में साबुन निर्माण जो है यहाँ पर होता है। देखिए साबुन कहाँ से मिलता है हमें? सल्तनत पीरियड से। आज हम जो लक्स और डव और ये सब चीजें यूज करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से स्टार्ट होती है। अब ऐसा नहीं है कि उनके समय में वो फिरोज शाह तुगलक जो है डब से नहाते थे, ऐसा नहीं है, उस समय स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, जो आज हम साबुन देखते हैं उसका एक जो इतिहास देखने को मिलता है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। इसका उल्लेख अज्ञात लेखक की पुस्तक सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। तो सीरत ए फिरोज शाही में हमें साबुन का निर्माण मिलता है और ये पक्का से एग्जाम में आएगा, चाहे वो किसी भी, उस अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन हाँ पक्का से जो है आएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसी तरह के जो फैक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट में। फिरोज तुगलक ने राजकीय कारखानों पर विशेष ध्यान दिया। मध्यकाल में भारत में खराद की तकनीकी का ज्ञान नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने 1,80,000 दासों से 12,000 दासों को विविध शिल्प कलाओं के लिए प्रशिक्षित किया। तो उसके पास सबसे ज्यादा दास थे। जब हमने फिरोज तुगलक पढ़ा था तो हमने देखा था, और उसके विविध शिल्प कलाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया था। और ऐसा नहीं, उसने दासों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। फिरोज तुगलक के समय शाही कारखानों की संख्या 36 हो गई थी। आरी अफीफ इन राजकीय कारखानों को दो भागों में बांटता है, रबीती, गैर रबीती। रबीती कारखाना में मध्य वक्फ है, सुतर
सुतर खाना, आबदार खाना, पील खाना आदि प्रमुख थे, जबकि गैर रविती में जामदार खाना यानी कि वस्त्र, रिकाब खाना, घोड़े की जीन, आलम खाना, पताका शाही झुंड या निशान आदि प्रमुख थे। रविती कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निश्चित होता था और गैर रविती मतलब अनिश्चित होता था। आप जितना काम करेंगे आपको उतने हिसाब से वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक कारखाना एक उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन होता था। इसे मुतरशिफ कहते हैं। फिरोज के काल में ख्वाजा अब्दुल हसन प्रधान मुतरशिफ था। इसके अलावा कारखाना में अहले मुहासिब यानी लेखा परीक्षक एवं अमाल कर्मचारी नियुक्त किए गए। फिरोज तुगलक ने कहा कि सांसारिक राज्य में दो उत्तम मोती, एकता एवं कारखाने दो उत्कृष्ट गुणों सहित है। आगे देखते हैं, दिल्ली में मिस्त्री एवं संगत राज समूचे इस्लाम मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। अमीर खुसरो ने कहा है ये। मोहम्मद हबीब के अनुसार उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सल्तनत पीरियड के। तो ये इस टॉपिक को आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल घोल के पी जाइए। जितने बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप ये वाला कोड ज़रूर से लगाइएगा। तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर और ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर से लीजिए क्योंकि हिस्टोग्राफी के जो टॉपिक है वो वहाँ पर करवाए जाएँगे और यहाँ पर अब नहीं होंगे। तो अब निश्चित रूप से जो है ये वाला कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।